हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान गंगा कोचिंग इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। क्लास 12th बोर्ड एग्जामिनेशन के बच्चों के लिए हम लोग लेक्चर नंबर 3 लेकर के हम लोग मैट्रिक्स का स्टार्ट करेंगे वापस। डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था मैट्रिक्स में ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मैंने आपसे कहा भी था कि आप नेक्स्ट क्लास जब ज्वाइन होइएगा तो उस कंडीशन पर आप पूरा का पूरा रिवाइज करे रहिएगा। तो मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, साथ में उसकी कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी। क्लियर? उसके बाद मैंने बताया था फॉर्मूलेशन ऑफ मैट्रिक्स, और उसके लिए दो चीजें बताई थी कि बेटा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होना चाहिए और दूसरा एलिमेंट्री फंक्शन होना चाहिए। बिल्कुल सही आंसर है, एलिमेंट्री फंक्शन होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे, और मैंने ये भी बताया था आपसे कि इन दोनों का होना जरूरी है। इनमें से अगर कोई इन द सेंस ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स नहीं दिया है तो आप बिल्कुल बेझिझक बोलिए कि इसका मैट्रिक्स फॉर्मूलेशन पॉसिबल नहीं है, या एलिमेंट्री फंक्शन नहीं दिया है तो उसका मैट्रिक्स फॉर्मूलेशन नहीं हो सकता। इसका मतलब दोनों का फॉर्मूलेशन होना, दोनों का दिया होना जरूरी है अगर कोई मैट्रिक्स आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, बना रहे हो। इन दोनों पर मैंने बात करी थी पिछली क्लास में और बताया था कि एआईजे का मतलब क्या होता है, एआईजे किससे रिप्रेजेंट होता है और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करती है, इन पर हमने चर्चा करी थी। आज हम इसी के बिहाफ पर एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन लेते हैं, लिखिए, उसमें क्वेश्चन लिखते चलेंगे। एक 3x2 कोटि का आव्यूह प्राप्त कीजिए जिसका अवयव फलन i + j/2 द्वारा प्रदर्शित किया गया है। यह रहा क्वेश्चन जो मैंने कल कंसेप्ट बताया था, और उस पे आपने कहा कि सर एक 3x2 यानी ये ऑर्डर हो गया और ये क्या हो गया, अवयव फलन। जब तक ये दोनों नहीं होंगे वो मैट्रिक्स जनरेट नहीं होगा। क्लियर हुआ कि नहीं? ये बात समझ में आ रही है मेरी? आपने कहा सर दोनों चीज दी, इसका मतलब मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन होगा। ऑर्डर जो होता है वो एलिमेंट की पोजीशन को इंडिकेट करता है, और आपका एलिमेंट्री फंक्शन जो होता है वो एलिमेंट्स को इंडिकेट करता है। क्लियर? आप जरा ध्यान दीजिए इधर। अगर हम इसका सॉल्यूशन करें, क्या करें, इसका हम सॉल्यूशन करें, ठीक है? तो सबसे पहले हम 3x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स जनरेट कर लें। आपने कहा A = 3x2 ऑर्डर का क्या मतलब होता है? 3x2 का मतलब स्टूडेंट्स क्या होगा? 3x2 का मतलब 3 rows 2 columns, 3 पंक्तियां और 2 स्तंभ। हर पंक्ति में कितना अवयव? जितने स्तंभ होते हैं 2। हर स्तंभ में कितने अवयव? जितनी पंक्तियां होती हैं उतने। तो इसका मतलब आप जरा ध्यान दीजिए, इसको लिखेंगे A11 A12 A21 A22 A31 A32। क्लियर? देखिए कितनी रोज हैं, 1 2 3, कितने कॉलम्स हैं, 1 2। क्लियर? सर ये आपने क्या लिखा है, A11? A11 का मतलब है ये एलिमेंट है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का। 1 का मतलब पहला वाला रो दूसरा वाला कॉलम बताता है, मैंने लिखाया था आपको। वैसे ही ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है और थर्ड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। जरा कंस्ट्रक्शन करिए। एलिमेंट्री फंक्शन क्या दिया है, aij = i + j/2। क्लियर?
अब जरा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, आपको इस पोजीशन पर एलिमेंट की वैल्यू चाहिए। आपने कहा सर देखो i की जगह पे कितना दिया है 1 और j की जगह पर कितना दिया है 1। अगर हम यहां पर रख दें, पुट कर दें i बराबर 1 और j बराबर 1, तो मिलेगा a11 बराबर 1 प्लस 1/2 या 2/2 कैंसिल 1 आ गया। क्लियर हुआ? क्वेश्चन तो आपने नोट डाउन कर ही लिया होगा, मैं क्वेश्चन इरेज कर दे रहा हूं क्योंकि मुझे आगे का कॉन्फ़िगरेशन तैयार करना है। चलिए आइए देखिए जरा। अब आपने कहा सर इसी तरीके हम इन एलिमेंट्स को भी निकाल सकते हैं। जैसे अगर हमने a12 निकाला तो क्या निकाला, आएगा 1 प्लस 2/2 इज इक्वल टू 3/2। अगर हम a21 निकालें तो 2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 3/2। a22 निकालें तो 2 प्लस 2/2 इज इक्वल टू 4/2 कैंसिल 2 आ गया। ठीक, a31 निकालें तो कितना आएगा 3 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 4/2 कैंसिल 2, और a32 निकालें तो 3 प्लस 2/2 इज इक्वल टू 5/2। बोलो मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? क्लियर हो रहा है ना? ठीक, तो आपने ये सभी एलिमेंट्स निकाल लिए। i की जगह पर i की वैल्यू और j की जगह पर j की वैल्यू रख देनी है, इजी वे पे। क्लियर? अब आपने कहा सर ये तो हमारे एलिमेंट्स आ गए, अब ये वैल्यूज आई, इन वैल्यूज को यहां शिफ्ट करिए तो आप लिखेंगे हेंस, हेंस मतलब अतः होता है बेटा। क्लियर? a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, बोलो a11 की जगह पे वैल्यू कितनी आई है 1, a12 की जगह पर 3/2, a21 की जगह पर 3/2, 2, 2, 5/2, और ये बन जाएगा आपका 3x2 का मैट्रिक्स। बात समझ पाए कि नहीं पाए? कंस्ट्रक्शन हुआ? कुछ समझ में आया? नोट करिए। फिर मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूं। चलिए नोट हो गया होगा आपका, आगे बढ़ते हैं। इधर देखिए एक क्वेश्चन मैं और आपको बोलता हूं, आप करें अपने मन से और करके सेल्फ असेसमेंट करें कि आपको आता है कि नहीं आ रहा। ठीक है, क्वेश्चन लिखें। एक मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं यहां पर, एक 2x2 कोटि का आव्यूह प्राप्त कीजिए जिसका अवयव फलन 2i प्लस j का स्क्वायर द्वारा प्रदर्शित है। क्लियर? एनसीईआरटी में ढेर सारा न्यूमेरिकल रखा हुआ है इसका, इसी पैटर्न का। अब आपने कहा, आपने अंडरलाइन किया क्या, ये ऑर्डर है और ये क्या है एलिमेंट्री फंक्शन। कंस्ट्रक्ट करिए सब लोग अपने मन से, मैं इधर आपका सॉल्यूशन करता हूं, फिर आप टैली करिए कि आपका आंसर सही है कि गलत। चलिए सॉल्यूशन में मैं बता दे रहा हूं, आपको सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करना होता है मैट्रिक्स में 2x2, a11, a12, a21, a22, ये बन गया आपका। उसके बाद आपके पास गिवन क्या है, गिवन है आपके पास aij इज इक्वल टू 2i प्लस j का होल स्क्वायर। पहले आप 1 1 रखेंगे तो a11 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 आएगा, 3 मिलेगा, 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3 स्क्वायर 9। a12 कितना आएगा 2 इंटू 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर कितना आएगा 4 स्क्वायर कितना बनेगा 16। a21 यहाँ आएगा 2 इंटू 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, बोलिए कितना आया 5, 5 का स्क्वायर 25। क्लियर? एंड द लास्ट, एंड अब आपका क्या मिलेगा a22, या आप लिखेंगे 2 इंटू 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर, बोलिए 4 2 6, दैट इज
36। अब बोलिए मैट्रिक्स क्या बना, मैट्रिक्स बना A इज इक्वल टू A11 की जगह पर वैल्यू आई 9, 16, 25, 36। इट्स योर 2x2 ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। बात समझ में आई है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्शन करने के लिए 1 मार्क्स का बोर्ड में आ जाता है, तो इस वजह से इस कंस्ट्रक्शन को बहुत आसानी समझ लें। सबने अपना आंसर टैली करा? चलिए आगे बढ़ेंगे। अब ये नोट डाउन होने के बाद अब आगे बढ़ते हैं। अब फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि हमारे फ्लो चार्ट में अगला कौन सा हेडिंग था। आपने कहा था फॉर्मुलेशन के बाद, मुझे लगता है फॉर्मुलेशन के बाद टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स था। क्लियर? फॉर्मुलेशन के बाद हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स करेंगे। चलिए टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हेडिंग डालेंगे, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। हिंदी में क्या बोलेंगे? आव्यूह के प्रकार। क्लियर? मैं सभी टाइप लिखा देता हूं आपको, फिर 1 बाय 1 करके एक्सप्लेन करूंगा। चलिए पहला है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स। दूसरा है कॉलम मैट्रिक्स। तीसरा है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। इंग्लिश में नाम भले लिखा रहा हूं, इसके बाद हिंदी का नाम मैं इसमें देता हूं आपको। फिर है वर्टिकल मैट्रिक्स। फिर है स्क्वायर मैट्रिक्स। फिर है स्केलर मैट्रिक्स। फिर है डायगोनल मैट्रिक्स। फिर है यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फिर है आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। फिर है आपका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। फिर है आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फिर है आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फिर है आपका नया दिख रहा होगा नीचे, चलिए ऊपर कर दे रहा हूं मैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बाद है आपका सिंगुलर मैट्रिक्स। अगला है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर? एक दो मैट्रिक्स कर लीजिए जो एनडीए के पेपर में आ चुके हैं, एनडीए एयरफोर्स के पेपर में पूछा गया है। एक है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। फिर है निलपोटेंट मैट्रिक्स। क्लियर? चलिए इतने मैट्रिसेस हमको पढ़ने हैं। नोट कर लें, नोट डाउन कर लें, फिर मैं उसका हिंदी वर्जन लिखा देता हूं।
क्लियर? चलिए एक एक करके हिंदी वर्जन लिखिए। रो मैट्रिक्स हिंदी में बोलेंगे पंक्ति आव्यूह। दूसरा है कॉलम मैट्रिक्स, हिंदी में लिखेंगे स्तंभ आव्यूह। फिर है हॉरिजेंटल मैट्रिक्स, क्षैतिज आव्यूह। फिर है वर्टिकल मैट्रिक्स, ऊर्ध्वाधर या ऊर्ध्व आव्यूह। अगला है स्क्वायर मैट्रिक्स, वर्ग आव्यूह। अगला है स्केलर मैट्रिक्स, अदिश आव्यूह। अगला है डायगोनल मैट्रिक्स, विकर्ण आव्यूह। अगला है यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इकाई या तत्समक आव्यूह। इकाई या तत्समक आव्यूह। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं बेटा ऊपरी, लिखने में दिक्कत हो रही होगी इसलिए मैं लिख दे रहा हूं ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह। ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह। क्लियर ना? छोटा ऊपरी, ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह। क्लियर? फिर है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। फिर है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सममित आव्यूह। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सममित आव्यूह, सममित आव्यूह। फिर है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, विषम सममित आव्यूह। विषम सममित आव्यूह। सिंगुलर मैट्रिक्स, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। नॉन सिंगुलर व्युत्क्रमणीय आव्यूह। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स और नीलपोटेंट मैट्रिक्स, दोनों को आइडेम्पोटेंट और नीलपोटेंट ही कहा जाता है। क्लियर? तो इतने वेरियस टाइप के मैट्रिक्स हैं जिनको हम लोगों को डिस्कस करना है वन बाय वन करके। क्लियर? डेफिनेशन मैं लिखाऊंगा नहीं, एग्जाम्पल प्लेस करता चलूंगा, मैं चीजों को एक्सप्लेन करता जाऊंगा, आप अपनी नोट्स में बनाते चलिएगा, एग्जाम्पल प्लेस करते चलिएगा, वन बाय वन करके बढ़ेंगे एक एक करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग लेकर चलते हैं रो मैट्रिक्स से, इसको इरेज कर देते हैं। सबसे पहले लेकर चलते हैं रो मैट्रिक्स से। कहां से? रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स समझ में आ रहा है? चीजें क्लियर हो रही हैं, एक एक पॉइंट क्लियर हो रहा है। और ये समझ लीजिए कि आप 8 से 9 नंबर की तैयारी कर रहे हैं मैट्रिक्स में, ये 8 से 9 नंबर की आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं। अब आप सब कुछ पढ़ करके रखेंगे तो 8 to 9 मार्क्स, या कभी कभी मैंने आपको कल बताया था 16 मार्क्स, या परसों मैंने आपको पहले वीडियो में डिस्कस किया था कि 16 मार्क्स तक का भी 2019 में इससे क्वेश्चन आया है। ठीक है? तो हमारी प्रिपरेशन एटलीस्ट 8 to 9 मार्क्स तक तो बिल्कुल मिलना ही मिलना है। इस वजह से ढंग से आप तैयारी करें। देखिए रो मैट्रिक्स की बात मैं कर रहा हूं। रो मैट्रिक्स में आपसे पूछेगा कोई कि रो मैट्रिक्स है क्या, तो आपका आंसर है कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो हो। अ मैट्रिक्स विच कंसिस्ट सिंगल रो कॉल्ड एज रो मैट्रिक्स। एक ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति होती है, पंक्ति आव्यूह कहलाता है। अब दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा, सर कॉलम कितने होंगे? मैंने कहा बेटा कॉलम डिफाइन नहीं होते कि कितने होंगे, 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 6। कॉलम कितने भी हो सकते हैं, लेकिन रो कितनी होनी चाहिए? एक। ये कंडीशन है उसकी कि एक ही पंक्ति होनी चाहिए, स्तंभ कितने भी हो। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। A इज इक्वल टू 2 3 5। बोलिए कितनी रो है? एक। कॉलम कितने? 1 2 3। दैट इज इसमें 1 क्रॉस 3 लिख सकते हैं क्या इसको? ऑर्डर। वेरी गुड।
अब आपने कहा सर A इज इक्वल टू, मैंने कहा A B C D E, बोलिए कितनी रो हैं? 1, कॉलम कितने हैं? 5, ऑर्डर क्या हो गया? 1 क्रॉस 5 या 1 into 5। बोलिए क्लियर हो रहा है ना? इसकी नेसेसरी कंडीशन है कि इसमें केवल एक ही रो होनी चाहिए, एक से ज्यादा रो नहीं होंगी। क्लियर? दूसरा है हमारा कॉलम मैट्रिक्स। अगला डालेंगे कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स हिंदी में क्या बोलेंगे? स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह जैसा रो मैट्रिक्स के साथ हुआ है, ठीक वही कहानी कॉलम मैट्रिक्स के साथ होनी है। रो मैट्रिक्स में क्या था? केवल एक रो थी। कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा? केवल एक कॉलम होगा। वहां कॉलम डिफाइन नहीं थे कितने होने हैं, यहां पर रो डिफाइन नहीं होगी। ठीक, यानी कहें क्या? एक ऐसा आव्यूह जिसमें स्तंभों की संख्या सदैव एक तथा पंक्तियों की संख्या सुनिश्चित नहीं होती है, स्तंभ आव्यूह कहलाता है। 2 3 5, बोलिए कितने कॉलम हैं? 1, लेकिन रो कितनी है? 3। रो कितनी है? 3, 1 2 3, बट कॉलम कितना है? 1। तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे? कॉलम मैट्रिक्स। या A इज इक्वल टू P Q R S T, और आपने कहा यहां पर ऑर्डर कितना हो जाएगा? 5 क्रॉस 1 या 5 into 1। क्लियर हुआ? बात समझ में आई? ठीक, तो ये बन जाएगा कॉलम मैट्रिक्स। हमारा रो मैट्रिक्स कंप्लीट हुआ, कॉलम मैट्रिक्स कंप्लीट हुआ। स्टार्ट करेंगे अगला पॉइंट नंबर 3, हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। क्या कहेंगे? हॉरिजेंटल मैट्रिक्स, जिसको हम क्षैतिज आव्यूह कहेंगे। क्या बोलेंगे? क्षैतिज आव्यूह। हॉरिजेंटल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। बस अब आपको दिमाग में रखना है, क्या बोलेंगे? एक ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से सदैव कम होती है। नहीं आई बात समझ में? आपने कहा ये कंडीशन दिमाग में रखिए, रोज ऑलवेज लेस देन कॉलम्स। क्या बोलेंगे? रोज ऑलवेज लेस देन कॉलम्स। जहां पंक्तियां कम होती हैं स्तंभों से, ऐसे आव्यूह को क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। ऐसे आव्यूह को क्या बोलते हैं? क्षैतिज आव्यूह बोलते हैं। ठीक है, यानी ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या हमेशा स्तंभों की संख्या से कम होती है, उसे क्षैतिज आव्यूह कहा जाता है। क्लियर? क्षैतिज आव्यूह कहेंगे। अब आप एक चीज रिमार्क कर लीजिएगा नीचे कि बेटा जितने रो मैट्रिक्स होते हैं, जितने भी रो मैट्रिक्स हैं, हर एक रो मैट्रिक्स हॉरिजेंटल मैट्रिक्स होता है। जितना रो मैट्रिक्स है सब का सब हॉरिजेंटल मैट्रिक्स होता है, क्षैतिज आव्यूह होता है। क्यों? क्योंकि उसमें पंक्तियों की संख्या हमेशा स्तंभों की संख्या से कम होगी। क्लियर हुआ? यानी ये हमारा कंडीशन हो जाएगा, नंबर ऑफ रोज ऑलवेज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम्स। पंक्तियों की संख्या अगर स्तंभों की संख्या से कम है तो हम इसे बोलेंगे क्षैतिज आव्यूह। दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आपने कहा रो मैट्रिक्स को हम हॉरिजेंटल मैट्रिक्स बोलते हैं, हम फिर उसको रो क्यों बोलते हैं? उसको हॉरिजेंटल ही क्यों ना बोले? क्योंकि उसकी एक अलग पहचान है बेटा। रो मैट्रिक्स की एक अलग पहचान है कि उसमें केवल एक ही रो होती है। इस वजह से ऐसे हॉरिजेंटल मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? रो मैट्रिक्स। क्लियर ना? तो बिल्कुल दिमाग में रखिएगा, कोई पूछे क्या हॉरिजेंटल मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स होगा, तो आप कहेंगे हर हॉरिजेंटल मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स नहीं होगा, लेकिन हर एक रो मैट्रिक्स, जितने रो मैट्रिक्स हैं सब के सब हॉरिजेंटल मैट्रिक्स होते हैं, क्षैतिज आव्यूह होते हैं। यानी प्रत्येक पंक्ति आव्यूह क्षैतिज आव्यूह होता है, परंतु हर क्षैतिज आव्यूह पंक्ति आव्यूह नहीं होता। क्लियर? ये हो गया हमारा हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। अब बात करेंगे अगले मैट्रिक्स की, अगले मैट्रिक्स की चर्चा करेंगे। अगला है हमारा वर्टिकल मैट्रिक्स। कौन सा है? वर्टिकल मैट्रिक्स। क्लियर बेटा? तो वर्टिकल मैट्रिक्स में क्या करेंगे? बिल्कुल सिंपल सी बात है,
अगर रो लेस होती हैं कॉलम से तो हो जाता है हॉरिजेंटल, अगर कॉलम लेस हो जाए रो से तो हो जाएगा वर्टिकल। मतलब इसकी कंडीशन क्या होती है कि इसमें कॉलम्स ऑलवेज लेस देन रोज, कॉलम्स ऑलवेज लेस देन रोज इन द केस ऑफ वर्टिकल मैट्रिक्स, इन द केस ऑफ वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स के केस में हमेशा स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से कम होती है। क्लियर? द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑलवेज लेस देन नंबर ऑफ रोज, इट इज कॉल्ड एज वर्टिकल मैट्रिक्स। और जितने स्तंभ आव्यूह होते हैं सब के सब ऊर्ध्वाधर आव्यूह होते हैं। जितने भी स्तंभ आव्यूह होंगे, हम लोगों ने पढ़ा था ना कॉलम मैट्रिक्स, जितने भी स्तंभ आव्यूह होते हैं सब के सब ऊर्ध्वाधर आव्यूह होते हैं, और हर ऊर्ध्वाधर आव्यूह स्तंभ आव्यूह नहीं होता। इसे रिमार्क करके लिख लीजिएगा नीचे, अगर आप लिख रहे हैं तो रिमार्क में लिख लीजिएगा प्रत्येक स्तंभ आव्यूह, प्रत्येक स्तंभ आव्यूह ऊर्ध्वाधर आव्यूह होता है, ऊर्ध्वाधर आव्यूह होता है, परंतु प्रत्येक ऊर्ध्वाधर आव्यूह स्तंभ आव्यूह नहीं होता। प्रत्येक ऊर्ध्वाधर आव्यूह स्तंभ आव्यूह नहीं होता है। क्लियर? चलिए इसको इरेज करते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल आपको लगता होगा कि एग्जाम्पल दे दिया जाए, लिख दीजिए यहां पर 2 3 5 6 7 8। अब बोलिए यहां पर रो कितनी है? 3। कॉलम कितने हैं? 2। बोलो कॉलम की संख्या रो की संख्या से कम है, मैट्रिक्स कौन सा हुआ? वर्टिकल मैट्रिक्स हो गया। बात समझ पाए कि नहीं पाए? ऐसा ही आप हॉरिजॉन्टल में भी एग्जाम्पल प्लेस कर सकते हैं। क्लियर? तो ये हो गया हमारा वर्टिकल मैट्रिक्स। अब आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। अगला नंबर किसका है? स्क्वायर मैट्रिक्स का है। स्क्वायर मैट्रिक्स में करेंगे क्या? ठीक है, एक ऐसा मैट्रिक्स, एक ऐसा आव्यूह जिसमें नंबर ऑफ रोज जो होती हैं वो हमेशा नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर होती हैं। नंबर ऑफ रोज हमेशा नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर होती हैं। ठीक है, तो यहां से ध्यान देना है कि नंबर ऑफ रोज अगर नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर होंगे तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स, वर्ग आव्यूह कहेंगे। क्लियर? यानी हमसे एग्जाम्पल देना हुआ, हमने लिखा 3 5 4 8, इट्स अ 2 क्रॉस 2 ऑर्डर, या A इज इक्वल टू ABCDEFGHI और इट्स अ 3 क्रॉस 3 ऑर्डर। बोथ आर द स्क्वायर मैट्रिक्स, वर्ग आव्यूह हैं, वर्ग आव्यूह हैं। क्लियर हो गया बेटा? चलिए इधर ध्यान दीजिए, तो ये बन गया स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर? आज की क्लास में लेक्चर नंबर 3 में हम लोगों ने स्क्वायर मैट्रिक्स तक डिस्कस किया है। ठीक है, अगला लेक्चर नंबर 4 जो होगा उसमें हम लोग स्केलर मैट्रिक्स से स्टार्ट करेंगे और उसको बाकी पूरे मैट्रिसेस उस पर डिस्कस करेंगे। क्लियर हुआ? चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को बताइए, उनसे कहिए वो सब्सक्राइब करें और घर बैठ करके इस महामारी के दौर पर कोविड-19 के समय में आराम से घर में बैठ करके पूरी क्लासेस करिए जितने भी हैं। बेटा अपने फ्रेंड्स को बताइए, वो भी इस समय बैठे हुए हैं तो उसका फायदा उठा सकें क्लासों का। ठीक है, थैंक यू सो मच।